हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम लोग लास्ट वीडियो में देख रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट, उसमें भी हमने डिस्कस किया था SN1। तो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में SN2। चलिए स्टार्ट करते हैं। SN2 हमारे पास क्या होगा वो देखें। सबसे इसको बोलते हैं, जैसे SN1 को क्या बोला था, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अगर हमारे पास SN2 है तो इसको बोलते हैं बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या SN2। तो इस रिएक्शंस में हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफिलिक, हमारे पास सबस्ट्रेट और लिविंग ग्रुप तो समझ में आता है। रिएक्शन तो वही होगा हमारे पास कि हमारे पास R और L ग्रुप है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा और न्यूक्लियोफाइल R और न्यूक्लियोफाइल ग्रुप का बॉन्ड्स बनेगा और L माइनस लिविंग ग्रुप जाएगा। ये रिएक्शंस का एक होने का तरीका SN1। दूसरा जो तरीका है वो SN2 है। SN2 हमारे पास ये जो रिएक्शंस हैं तो उसमें उसमें ऑर्डर क्या था, 1। इसमें ऑर्डर जो होगा वो 2। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2। सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है हमारे पास। दूसरा ये वो SN1 कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा था, 2 स्टेप में। ये जो रिएक्शन होगा वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो यहां से देखो, हम अगर एक ही आदमी रेस कंप्लीट कर रहा है तो वो खुद ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। जब 2 लोग थे तो उसमें जो स्लोवेस्ट था वो रेट में हम निकालने में मदद करेगा, या वो उससे रेट पता करेंगे, RDS स्टेप होगा। अगर एक ही स्टेप में हो रहा है तो वही खुद एक रिएक्शन ही RDS होगा। इसमें हमारे पास क्या, अगर एक ही बार में हो रहा है तो न्यूक्लियोफाइल और हमारे पास लिविंग ग्रुप एक ही टाइम बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग करेगा। अगर एक स्टेप में कंप्लीट हुआ तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों साथ में होगा। तो इन दिस केस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन with living group and nucleophile simultaneously take place। कि जो बॉन्ड फॉर्म होगा लिविंग कार्बन हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के साथ, और बॉन्ड जो ब्रेक होगा वो हमारे पास बॉन्ड जो ब्रेक होगा लिविंग ग्रुप के साथ, जो बॉन्ड फॉर्म होगा न्यूक्लियोफाइल के साथ वो एक ही साथ होगा। और इस केस में हमारे पास, उस केस में हमने पढ़ा था कि रेस्मराइजेशन होता है, इस केस में सिर्फ इन्वर्जन होगा। इन दिस केस ओनली इन्वर्जन टेक प्लेस, इन्वर्जन ओनली टेक प्लेस होगा। तो इसको एक और नाम से जानता है कि अगर इन्वर्जन होगा तो इसको बोलते हैं हमारे पास वेल्डर इन्वर्जन। तो यहाँ पे also known as वेल्डर इन्वर्जन। वेल्डर इन्वर्जन। तो हमारे पास इस केस में क्या करना है, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही साथ करना है, सिंगल स्टेप का रिएक्शन होगा, ऑर्डर 2 होगा। ये सारी बातें हमने लिख ली। अब ये चीज समझेंगे कि आखिर ऐसा कैसे होता है। तो हमारे पास कार्बन होगा, कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाया होगा। अब यहां से हम लिविंग ग्रुप को, लिविंग ग्रुप कहीं से भी अटैच करो कोई फर्क नहीं है, कार्बन के कोई भी बॉन्ड से अटैच कर दो उससे कोई फर्क नहीं है। तो इसमें हाँ, अगर जब यही कर दिए तो यही सब समझो। इसका हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, यहां से देखना, यहां से होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये बैक साइड अटैक करता है जिधर लिविंग ग्रुप हो।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोन पेयर इसके पास होगा। ये बैक साइड ही क्यों अटैक करता है? क्योंकि बैक साइड इसको एक बॉन्ड दिखता है, जो ऑर्बिटल दिखता है, जो ऑर्बिटल्स खाली होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़े थे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या होता है, अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ सेम फेज में, तो हमारे पास सिग्मा बॉन्डिंग क्रिएट होता था। अगर अपोजिट फेज में अगर वो इंटैक्ट किया तो वो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनेगा। यहां से समझना, अगर वो छोटी सी बात समझ पाओगे तो ये सिग्मा बॉन्ड है, इसके अपोजिट में सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होता है, और न्यूक्लियोफाइल सिग्मा एंटी बॉन्डिंग पे इलेक्ट्रॉन देगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 4। तो ये 4 बॉन्ड पहले से बनाया हुआ, ये जैसे इलेक्ट्रॉन देगा वैसे जैसे ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा, और यहां से हमारे पास नेक्स्ट जो बनेगा वो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? ऐसा स्टेट कि जिसपे हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन हो। तो यहां से समझना, जैसे अगर कार्बन है तो कार्बन के पास 3 बॉन्ड्स रह जाएगा। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? बॉन्ड्स फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा। लिविंग क्या करेगा? बॉन्ड ब्रेकिंग शुरू कर देगा। तो इस केस में हमारे पास कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का क्या हो रहा है? बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और यही है हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट हुआ, और हमारे पास डायरेक्ट यहां से क्या हो जाएगा? बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास लिविंग ग्रुप अगर बिहाइंड द प्लेन था, तो अबव द प्लेन हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो, तभी तो इन्वर्जन होगा। अगर बिलो से गया और एवब में आ जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, तभी तो इन्वर्जन होगा। ये हमारे पास इन्वर्जन होता है। अब देखो, अगर रिएक्शंस क्या हो रहा कि एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गया, तो अगर इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाओगे तो सिंगल हम बनेगा, एक ही तो ट्रांजिशन स्टेट हो, कोई इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म होगा। तो इसी चीज को बोलते हैं यहाँ पे जो हमारे पास हुआ। अच्छा, यहाँ पे अगर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन या तो आर होगा या तो एस होगा, तो अगर आर और एस है तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स था, यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे आर एस था, तो यहाँ पे या तो एस होगा या तो आर। इसी चीज को बोलते हैं वाल्डर इन्वर्जन। बात समझ में? वाल्डन, सॉरी DEN आएगा, वाल्डन आएगा, वाल्डर नहीं आएगा, वाल्डन, वाल्डन इन्वर्जन। क्लियर? तो ये अगर आर है तो एस बनेगा, एस है तो आर बनेगा। अगर ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, ये अगर सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, यही हमारे पास एक ही स्टेप है, उसके बाद डायरेक्ट तो प्रोडक्ट बन गया। तो अगर ये सिंगल स्टेप में हमारे पास रिएक्शंस कंप्लीट हो रहा है, तो सबसे पहला स्टेप ही एक ही स्टेप है, तो स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप की बात ही नहीं करेंगे। तो अगर हमारे पास इस केस में लॉ ऑफ मास एक्शंस लगा दोगे रेट बराबर, तो हमारे पास इस केस में सबस्टेट भी एक स्टेप में है, तो सबस्टेट भी पार्टिसिपेट करा, और एक ही सबस्टेट पार्टिसिपेट करा, एक ही सबस्टेट है ना, एक ही। और दूसरा है सो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है सबस्टेट पे, ये दोनों एक ही साथ हो रहा है। तो यहां से अगर हम रेट बराबर लिखेंगे तो ये के प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो के सबस्टेट और हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1। तो ऑर्डर इस केस में जो निकलता है वही तो आ गया 1 + 1 हमारे पास 2। तो SN2 जो बाय मॉलिक्यूलर बना उसकी ऑर्डर 2 हो गया। ये बात समझ में आ गया? अब फिर यहां से देखेंगे कौन कौन से फैक्टर हमारे पास हैं जो SN2 को अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला अब हमारे पास, अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा बात, ठीक है, अच्छा कोई नहीं, आगे बढ़े, चलिए। अच्छा, ये हमने पीछे कर दिया क्या? सीक्वेंस ही चेंज हो गया। अच्छा, इसमें रीअरेंज हो सकता है क्या?
हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री अब हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर इसके देखेंगे, फैक्टर्स ऑफ SN1 SN2, फैक्टर ऑफ SN2 रिएक्शंस, SN2 रिएक्शंस के फैक्टर। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर होगा सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का यहाँ पे रोल क्या है? तो उस SN1 में सबस्ट्रेट था, उसकी रिएक्टिविटी डिपेंड कर रहा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। इसमें तो नहीं फॉर्म हो रहा। इसमें क्या होता है वो थोड़ा सा देखना। यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है ये ट्रांजिशन स्टेट बनाया, यहाँ पे पहले से 3 बॉन्ड्स रहेगा, 3 बॉन्ड को तो कुछ नहीं होगा। ये एक चौथा बॉन्ड है जो लिविंग का बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे जो ग्रुप होगा और यहाँ पे जो ग्रुप होगा वो जितना छोटा होगा उतना ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बन अभी क्या है, काइंड ऑफ पेंटावैलेंट बोल सकते हैं। 5 बॉन्ड आ रहा है, तो अगर 5 बॉन्ड एक ही कार्बन में फॉर्म होगा तो ये जो साइड वाले ग्रुप जितने छोटे होंगे उतना अच्छा। तो ये जो SN2 रिएक्शंस होता है वो स्टेरिक सेंसिटिव हो, साइज के सेंसिटिव होगा। तो स्टेरिक सेंसिटिव है तो हमारे पास जितना स्टेरिक साइज हमारे पास छोटा होगा उतना ज्यादा रिएक्टिविटी हाई होगी। इसे स्टेरिक साइज जितना छोटा या स्टेरिक साइज जितना बड़ा होगा तो रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। तो यहां पे हम लोग एक छोटा सा लाइन लिखेंगे कि हमारे पास SN2 जो रिएक्शन होता है, SN2 रिएक्शन इज स्टेरिक सेंसिटिव। सो less steric, so faster reaction as compared to large स्टेरिक ग्रुप। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि रिएक्टिविटी जो होगी वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक साइज हो जाएगा, स्टेरिक साइज ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट जितना ज्यादा हमारे पास बड़ा होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। अगर उतनी कम होगी तो अगर 1, 2 डिग्री और 3 डिग्री में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? 3 डिग्री की सबसे बड़ा साइज होगा रे। हाँ तो 1 डिग्री होगा ना। तो अगर 1 डिग्री होगा तो हमारे पास रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा 1 डिग्री की होगी। उसके बाद हमारे पास 2 डिग्री से उससे सबसे कम आ जाएगा वो 3 डिग्री। तो अगर हम यहां से बोले तो मिथाइल के केस में अगर लिविंग ग्रुप लगा हुआ तो इसकी सबसे, क्योंकि ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से छोटा कोई नहीं होगा तो ये इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास 1 डिग्री का होगा, 1 डिग्री के बाद हमारे पास 2 डिग्री का हो जाएगा और 2 डिग्री से हमारे पास ज्यादा हो जाएगा 3 डिग्री का सबसे कम हो जाएगा रिएक्टिविटी, क्योंकि 3 डिग्री में हमारे पास साइज सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट टू राइट अगर हम देखेंगे तो स्टेरिक साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और स्टेरिक साइज बढ़ रहा है तो रिएक्टिविटी घट जाएगी। स्टेरिक साइज इंक्रीजेस तो रिएक्टिविटी हमारे पास डिक्रीजेस। क्या बात समझ में आ गया? इतनी छोटी सी बात। तो यहां से छोटा सा लिख सकते हैं कि इस केस में जो हमारे पास रिएक्टिविटी होगी वो होगा 1 डिग्री सबसे ज्यादा तो मिथाइल का हो जाएगा, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद हमारे पास 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 3 डिग्री अल्काइल का हो जाएगा। क्लियर इतनी बात है? अब फिर हम बात करेंगे लिविंग ग्रुप का। लिविंग ग्रुप तो बॉन्ड तो तोड़ना है, SN1 में भी टूटना था और SN2 में भी टूट रहा है। तो अगर बॉन्ड दोनों में टूट रहा है तो जितना जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतना जल्दी रिएक्शंस होगा, SN1 भी और SN2 भी। तो हमारे पास जो लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी है वो दोनों में सेम ही होगा। बढ़े आगे, चलिए
दूसरा जो फैक्टर होगा हमारे पास लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप। तो जितनी ज्यादा हमारे पास लिविंग ग्रुप के लीव करने की टेंडेंसी, लिविंग टेंडेंसी जितना ज्यादा लिविंग ग्रुप का होगा उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो डायरेक्ट लिखें रिएक्टिविटी, reactivity is directly proportional to tendency of living group। और ये कैसा था, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, और हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट एसिड। तो यहां से अगर हम बात करेंगे हमारे पास अलग अलग केमिकल स्पीसीज, जिसमें आर आई की बात करें, आर हमारे पास बी आर की बात करें, आर सी एल आर आई और आर सी एल आर एफ, इसमें हम बात करेंगे तो हमारे पास लिविंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। लिविंग टेंडेंसी डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। बेसिक स्ट्रेंथ और कंजुगेट वाला बात कर चुके हैं, तो फिर से इसको दोबारा घसीट नहीं रहे। अगर एक बार खत्म कर ही चुके हैं तो दूसरी बार करने की कोई जरूरत है ही नहीं। क्या बॉन्ड लिख, और वही चीज कर सकते हो, कर लो, लिख देते हैं कि अगर हमारे दूसरी जो रिएक्टिविटी होगी, रिएक्टिविटी is directly proportional to bond length of carbon and living group। जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उतना ज्यादा रिएक्टिविटी होगा, टूट जाएगा इजली। नेक्स्ट अब बात करेंगे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का, थर्ड नंबर था ना ये, न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियोफाइल के बारे में अगर बात करेंगे तो इस चीज को समझना, न्यूक्लियोफाइल हमारे पास SN1 में क्यों बात नहीं करते, कि न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक कर रहा था SN1 में, कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन हमारे पास कैसा स्पीसीज था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो भाई उसको कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई उससे मतलब है ही नहीं, उसको उस बेचारे को इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था तो उसको वो स्पीसीज चाहिए जिसका ऑक्टेट जैसे भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो अगर वीक वाला भी अटैक करे, जिसका न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कम हो, वो भी अटैक करेगा तब भी चल जाएगा, अगर स्ट्रांग है तब भी अटैक करेगा तब भी चल जाएगा। तो SN1 में हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ की बात नहीं करते, मगर जब SN2 की बात करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ की बात क्यों करते हैं। रीजन इसमें कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तभी तो बॉन्ड टूटेगा, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा तो बॉन्ड काहे टूटेगा। अच्छा ना, कि न्यूक्लियोफाइल जब सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में देगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग किसका यूज होता है, लिविंग ग्रुप का जो सिग्मा बॉन्ड है उसका एंटी बॉन्डिंग। तो इसी वजह से बैक साइड से अटैकिंग होता है। तो यहां से हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे तो इस केस में हमारे पास जो रिएक्टिविटी की बात करते हैं, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, अगर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ जितना ज्यादा हाई होगा उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी हमारे पास अच्छी होगी। हम ही तीर चाली ले देते हैं, छोड़ो, इसी को नीचे ले आते हैं, उसके बाद अब बॉक्स में आ जाओ भाई। चलो अब यहां से समझना कि न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कैसे हमारे पास किसी का डिपेंड करेगा। न्यूक्लियोफाइल करने का मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा। अब इलेक्ट्रॉन्स देने की टेंडेंसी हमारे पास कैसे आएगा वो समझेंगे। सिंस यहां से एक छोटा सा लाइन अगर लिखना चाहोगे, सिंस न्यूक्लियोफाइल अटैक फर्स्ट, यहां पे लिख देते हैं, सिंस न्यूक्लियोफाइल अटैक first, so nucleophilic strength nucleophilic strength
nucleophilic strength affect the रिएक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। अब यहां से देखना, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, किसी मॉलिक्यूल्स का न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा। अच्छा आप देखो यहां से सबसे पहला, जिसपे जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, जितना ज्यादा अमीर होंगे उतना जल्दी किसी को पैसे देने की टेंडेंसी हाई होगी, भले वो होता नहीं है मगर फिर भी। तो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास क्या होगा, चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज हम बोल सकते हैं। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास पॉजिटिव चार्ज की तो बात ही नहीं करनी है, या तो वो न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल होगा या तो नेगेटिव होगा, और चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा कब होगा, जब वो नेगेटिव होगा। तो जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा भाई उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दूसरा, अगर इसको इलेक्ट्रॉन देना है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, तो जितनी कम होगी स्ट्रेंथ उतना ज्यादा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम। हाँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर ज्यादा हो गया तो कंजूस हो गया भाई, कंजूस हो गया तो इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं। दूसरा हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है साइज, साइज जितना ज्यादा होगा, साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात कर सकते हो कि साइज अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो वही फैक्टर्स हमारे पास है। दूसरा है हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक रिपल्सन भी बोल सकते हो। जितना ज्यादा स्टेरिक होगा, अगर साइज ही बड़ा तो भाई थुल्लुक दब पहले तो अटैक ही कर नहीं पाएगा, अगर अटैक नहीं कर पाएगा तो फिर वो रिएक्शन से नहीं शो कर पाएगा। तो उसका साइज भी होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए। बहुत बड़ा अगर हो गया तो उसका न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर। और तीसरा फैक्टर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस, रेजोनेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस चीज को थोड़ा सा समझना, रेजोनेंस से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, अगर मूव करेंगे तो एक जगह होने के चांसेस कम। यहां से जैसे समझना, C डबल बॉन्ड O पर माइनस यहाँ पे H लगा दिए हुए, या यहाँ पे R ग्रुप लगा हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट कर सकता है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करेगा तो अगर मान के चलो कि यहाँ पे हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल जैसा स्ट्रेंथ दिखाना चाह रहा है, पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करके चला गया भाई, तो दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास जो बनेगा वो डबल बॉन्ड की जगह पे O माइनस हमारे पास डबल बॉन्ड हो गया। तो लेने तो इससे आया था मगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डेंसिटी घट के यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे लेने आया तो यहाँ पे बढ़ गया, तो एक जगह पे होने के चांसेस क्या हो गए, कम। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम हो गया तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कम हो गया, अगर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कम हो गया तो हमारे पास रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगा। अब यहां से अगर हम इस चीज को समझ चुके हो, अगर इस चीज को थोड़ा समझ चुके हो तो हम लोग कुछ न्यूक्लियोफाइल लिखेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास उस केस में जो रिएक्टिविटी होगी। अच्छा ये थोड़ा ज्यादा पीछे चला गया, ठीक है। अगर हमारे पास इस केस में बात हो चुका तो अगर हम बात करेंगे कि सबसे बेहतर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, सबसे बेहतर न्यूक्लियोफाइल वो होगा जिसपे सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा और साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे कम होगी। उससे हमारे पास अब हमारे पास कुछ न्यूक्लियोफाइल्स की अगर हम बात करें तो यहां से समझना, सबसे ज्यादा वेरी गुड या एक्सलेंट बोल सकते हो, सबसे बेहतर टॉप कैटेगरी का कौन होगा, हमारे पास I माइनस, HS माइनस, दूसरा RS माइनस। इनमें से देखो हमारे पास साइज सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम। सल्फर आयोडीन हमारे पास ये कैसा है, साइज ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो इजिली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। इसके बाद हमारे पास इससे गुड वाले कैटेगरी में कौन सा आएगा, तो यहां से देखो हमारे पास Br माइनस साइज अब घट गया और हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ गई। OH माइनस हमारे पास, RO माइनस हमारे पास, Cn माइनस, उसके बाद N3 माइनस, ये सारे गुड न्यूक्लियोफाइल हो गए। दूसरा हमारे पास फेयर, मतलब
बुरा भी नहीं है, ठीक ठाक है। तो उस केस में क्या आ जाता है, अमोनिया, क्लोरीन माइनस, F माइनस, हमारे पास RCOO माइनस। दूसरा कि वीक वाले कैटेगरी में कौन से आ जाएंगे, वाटर, हमारे पास अल्कोहल, ये वीक न्यूक्लियोफाइल होंगे। और सबसे ज्यादा जो सबसे वीक वाले, वीक न्यूक्लियोफाइल, वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल जो आएंगे वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आ जाएगा। देखो फेयर वाले में देखो हमारे पास एक एसीटेट आयन लिखे हुए हैं, पेयर वाले में यहां पे भी रेजोनेंस हो रहा है, मगर यहां पे नेगेटिव का रेजोनेंस हो रहा है, और यहां पे तो लोन पेयर का ही रेजोनेंस करवा दोगे, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मगर क्या है कि यहाँ पे न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस करेगा तो ये और मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सॉरी इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और घट जाएगा। ये बात समझ में आया। अब हमारे पास लास्ट फैक्टर जो होगा वो सॉल्वेंट का, और उसके बाद एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे, और हमारे पास रिएक्शंस आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट जो अब हमारे पास है वो सॉल्वेंट, चौथा नंबर था सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की बात करें तो याद करो कि SN1 में हमारे पास क्या था, सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और हमारे पास इस केस में देखो पोलर प्रोटिक क्यों था, कि उसमें बॉन्ड तोड़ना था, और जो कार्बोकेटायन कार्बन आयन बन गया उसको स्टेबलाइज भी करना था। इसमें हमारे पास सॉल्वेंट, समझना सॉल्वेंट अगर हम पोलर प्रोटिक ले लेंगे, अब यहां पे पहले मेरे को बताना कि न्यूक्लियोफाइल इस केस में स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अगर हाई होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर ज्यादा होगा, ज्यादा होगा मतलब मान के चल सकते हैं ये ज्यादा तभी होगा जब उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिए तो उसका नेगेटिव चार्ज क्या होगा, हाइड्रोजन से चारों तरफ कैप्चर करने लगेगा। अगर कैप्चर करने लगेगा तो याद करो कुछ हाइड्रेशन स्फीयर समझे हो, पानी में डुबाते हैं जैसे सोडियम को, तो पानी तरफ से चारों तरफ से सराउंड कर लेता है, तो जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा उतना चारों तरफ से मॉलिक्यूल खींचेगा। अगर हमारे पास जो सबस्टेट है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले तो उतना ज्यादा खींचेगा। अगर उतना ज्यादा अगर खींचेगा मतलब उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो साइज बढ़ जाएगा। अगर साइज बढ़ जाएगा तो मोबिलिटी घट जाएगी, तो सबस्ट्रेट पे अटैक करने के चांसेस, या दूसरा फैक्टर बोल सकते हो जैसे साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। देखो एक फैक्टर लिखवाए थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक फैक्टर। तो अगर स्टेरिक फैक्टर क्या है, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस, जो हमने जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तो हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम यूज ही नहीं करते हैं SN2 में, उसमें यूज करते हैं पोलर ए प्रोटिक। और उससे क्या होगा कि अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो अट्रैक्शन हमारे पास कम होगा। अगर अट्रैक्शन कम, क्योंकि चाहिए हमें पोलर ही, क्योंकि बॉन्ड्स कैसे टूट रहे हैं, होमोलिटिक या हेट्रोलिटिक, हेट्रोलिटिक। अगर हेट्रोलिटिक चाहिए तो हेट्रोलिटिक को फेवर कौन करेगा, पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर भी दो टाइप का है ना, पोलर प्रोटिक और पोलर ए प्रोटिक। तो पोलर प्रोटिक नहीं यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि वो अपना हाइड्रोजन दे करके उस न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ, जो न्यूक्लियोफाइल का जो साइज है उसको बड़ा कर देगा। और न्यूक्लियोफाइल हमें पावरफुल चाहिए, जैसे बड़ा हो जाएगा तो उसकी पावर खत्म हो जाएगी। तो न्यूक्लियोफाइल का पावर अगर ज्यादा चाहिए तो उसके पास जो चारों तरफ से घेर रहा है उसके नंबर्स कम होने चाहिए। अगर नंबर कम होने चाहिए तो हम उस केस में यूज करते हैं पोलर ए प्रोटिक। तो उसके पास हाइड्रोजन इन नहीं होगा तो ज्यादा अट्रैक्शन फील नहीं करेगा, और अट्रैक्शन फील नहीं करेगा तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा, आएगा, मारेगा और निवलिंग ग्रुप को लीव कर देगा। क्या ये बात समझ में आई? तो यहां से हमारे पास पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट speed up the reaction whereas polar protic solvent slow down the reaction, ये स्लो कर देता है। रीजन क्या है कि अगर हायर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ होगा, पोलर ले लेंगे तो साइज हमारे पास बढ़ा देगा, अगर साइज बढ़ा देगा तो अटैकिंग चांसेस कम कर देगा।
इस चीज को समझना, अगर न्यूक्लियोफाइल, इफ न्यूक्लियोफाइल in SN2 reactions, nucleophile have high strength. So if we use polar protic solvent, then it capture the न्यूक्लियोफाइल या फिर कैप्चर करने मतलब सराउंड कर लेना, चारों तरफ से घेर लेगा, तो सराउंड कैप्चर द न्यूक्लियोफाइल, या फिर इसको बोल सकते हैं सराउंड द न्यूक्लियोफाइल and size of and then size of nucleophile get increase and nucleophilic strength decrease. इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे अगर हमारे पास एक रिएक्शंस है जिसमें हमारे पास है 1 डिग्री अल्कोहल या 1 डिग्री हमारे पास है CH3 CH2, अगर हमारे पास यहाँ पे, अच्छा ये जो CH2 है एक्सपेरिमेंटल आता है, 1 2 3 हो गया, ये 4, यहाँ पे हमारे पास जो लगा हुआ है वो ब्रोमीन लगा हुआ है, इसका रिएक्शंस करवा रहे हैं सोडियम साइनाइड से, तो यहाँ पे जो रिएक्शंस होता है वो SN2 होता है, SN2 होगा, तो यहाँ पे जो रिएक्शंस होगा वो CH3 CH2 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 हमारे पास 4 आ गए, उसके बाद जो आएगा वो CN फॉर्म होगा, और दूसरा जो फॉर्म होगा वो NaBr फॉर्म होता है। अगर हम ये रिएक्शंस पोलर प्रोटिक के, अगर पोलर प्रोटिक के केस में करेंगे जिसमें मेथनॉल हम यूज करते हैं, तो इस केस में जो रिएक्शंस टाइम होता है वो 20 घंटे का होता है। यहां से समझना, अगर हमारे पास सॉल्वेंट कंडीशन वन, अगर हमारे पास जो हैलोजन तो Br ही ले लिए हैं, हमारे पास अगर सॉल्वेंट हम यूज जो कर रहे हैं वो मेथेनॉल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, OH इंड H आ गया तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इस केस में जो इल्ड होगा वो लगभग 71% होता है, और जो टाइम रिएक्शंस होता है कि लगभग 100% खत्म हो जाए वो रिक्वायर्ड होता है 20 घंटा। अब अगर हमारे पास यही रिएक्शंस में अगर हमारे पास कंडीशन नंबर 2 ले ले और सॉल्वेंट जो हम चेंज कर दें वो DMSO चेंज करें, डाईमिथाइल सल्फर ऑक्साइड, तो इस केस में जो इल्ड होता है वो 91% चला जाएगा, और जो 20 घंटे में रिएक्शंस कंप्लीट हो रहा है वो 20 मिनट का हो जाता है। तो यहाँ पे वही बात लिखे थे कि पोलर जो प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, पोलर ए प्रोटिक स्पीड अप करेगा, अच्छा 2-3 चीज मिल गया, चल हो गया, ये हमारे पास 20 मिनट का हो गया। ठीक, तो अगर हमारे पास सॉल्वेंट अगर चेंज कर देंगे तो सडनली हमारे पास यील्ड भी बढ़ गया, प्रोडक्ट का अमाउंट भी बढ़ जाएगा, और टाइम हमारे पास जो टाइम टेकन हो रहा था वो टाइम भी हमारे पास कम हो जाएगा। रिएक्टिविटी हम लोग देखे थे, उसमें SN1 में 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री था, और इसमें 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री था। तो हमारे पास जब जनरली रिएक्शंस पार्टिसिपेट करेगा तो डिग्री पता करते हैं कि कितने डिग्री का है, अगर 1 डिग्री का है तो हमारे पास वो SN2 फॉलो करना चाहेगा, अगर 3 डिग्री का है तो SN1, और 2 डिग्री का रहा है तो वो बीच में आ रहा है, मोस्टली SN1 देखते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, उस केस में भी SN1 ही देखते हैं, मोस्टली केस में SN1 होता है। अब ये लास्ट हमारे पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, 5वां नंबर, एनर्जी
प्रोफाइल डायग्राम। इस केस में हमारे पास सिंपल है कि एक ही स्टेप में रिएक्शंस हो रहा है। अगर एक ही स्टेप में रिएक्शंस होगा तो सिंगल हम क्रिएट होगा, एक ही ट्रांजिशन स्टेट होगा जिसमें हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट ले रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट। ये एनर्जी बढ़ेगा और एनर्जी घटेगा, तो यही हमारे पास है ट्रांजिशन स्टेट। ये है ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे क्या होगा, कार्बन और इसका बॉन्ड, कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा, और हमारे पास कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का जो बॉन्ड्स होगा वो बॉन्ड फॉर्म होगा इस ट्रांजिशन स्टेट में। और ये इधर एनर्जी हमारे पास, और ये हमारे पास, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं, तो सिंगल ट्रांजिशन स्टेट में खत्म हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास खत्म होता है SN2। एक छोटा सा देखेंगे SNI अगले क्लास में, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस। रीजन है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन एक ही जैसा काम करता है, एक ही सिंगल स्टेप में हमारे पास में कॉम्पिटिटर है कि जहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा वहां पे एलिमिनेशन होगा, और जहां पे एलिमिनेशन हो रहा है वहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा। ऐसा क्यों होता है जानने के लिए जुड़े रहें। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले क्लास में।